वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम पूरा क्लास करा नहीं पाए थे। 15 वर्ड्स प्लस इंग्लिश ग्रामर नहीं हो पाया था। 10 वर्ड मीनिंग शायद हुआ था। आज वो अधूरा काम पूरा करते हैं। चलिए आइए। देखिए 11th में वर्ड था ऑपरेस। ऑपरेस था। ऑपरेस का मतलब होता है तंग करना। सफिक्स प्रीफिक्स सारा मैं बता चुका था, तो बस इसका साइनिम्स लिखना था। तो देखिए इसका साइनिम्स होता है मल्ट्रीट। मल्ट्रीट जैसे मल है, प्रीफिक्स, ट्रीट है, सफिक्स, ये सब बता चुके थे हम। फिर आता है टीज। टीज मतलब ही तंग करना होता है। और एक वर्ड है ट्रैम्पल, नहीं सॉरी, सप्रेस होता है। सप्रेस मतलब ही तंग करना होता है। टॉर्चर होता है। टॉर्चर मीन्स भी तंग करना होता है। और कोई वर्ड है? बस इतना काफ़ी है। मतलब होता है तंग करना। ठीक है, मल्ट्रीट हो गया, टीज हो गया, सप्रेस हो गया, टॉर्चर हो गया, सब का मतलब होता है तंग करना। बताया था ना, जैसे आप किसी को कान खींच रहे हैं तो वह सप्रेस हो रहा है, यानी तंग हो रहा है। बार बार मल मतलब होता है गंदा, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, तो गंदा व्यवहार करना भी तंगे करने का ये है वर्ड है। चलिए 12th में आते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है सेंटर। सेंटर मीन्स होता है केंद्र। आप लोग पढ़ चुके होंगे, सर्कल वगैरह पढ़ चुके होंगे मैथ में, कि मान लिया जाए सर्कल है तो इसका केंद्र होता है, और न्यूक्लियस मतलब सेंटर होता है, केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है एडिफाइस। एडिफाइस मीन्स होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब क्या बोल सकते हैं आप? भवन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि होम, हाउस, बिल्डिंग सब अलग अलग वर्ड है। होम मीन्स होता है आपका बर्थ प्लेस, आप कहाँ जन्म लिए हैं। लेकिन हाउस, जैसे आप कोई गांव में रह रहे हैं, राजधानी में चले गए हैं पढ़ने के लिए, जॉब लेने के लिए, तो आपने फ्लैट बुक किया या तो रूम लिए, तो वह आपका हाउस है, ना कि होम है। आपके माता पिता भी मान लिया जाए राजधानी में रहने लगे बाद में, फिर उन्होंने एक बिल्डिंग खरीद लिया, एडिफाइस खरीद लिया, तो वह आपका हाउस है, ना कि होम है। होम मीन्स होता है आपका बर्थ प्लेस। होम कभी नहीं बदल सकता है, हाउस बदलते रहता है। वो बिल्डिंग छोड़ के फिर दूसरा बिल्डिंग खरीद लिए, वो आपका हाउस हो गया। और एडिफाइस बिल्डिंग, भवन तो समझ ही रहे होंगे कि आपके सामने 20 महला बन रहा है, तो वह एडिफाइस हो गया, बिल्डिंग हो गया, भवन हो गया। चलिए 14th में देखते हैं। एक वर्ड है कंसोल। कंसोल मीन्स होता है सहानुभूति देना। समझ रहे हैं? यहाँ पे ट्रैम्पल भी बोल सकते थे। ऑपरेस मीन्स तंग करना ना, तो मल्ट्रीट मतलब भी तंग करना, टीज मतलब भी तंग करना, सप्रेस मतलब भी तंग करना होता है। एक और वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल मतलब भी तंग करना होता है। देखिए यहाँ 4 साइनिम्स हम लिख दिए हैं। कंसोल, सोलेस। सोलेस मीन्स भी सहानुभूति देना होता है।
सूद, सूद मतलब ही शांति देना होता है, सूद। तो कंसोल, सोलेस, सूद। और क्या बोल सकते हैं, जैसे में आपको सहानुभूति देना है, कंफर्ट कर सकते हैं, धारस दे सकते हैं, सब का मतलब होता है सहानुभूति देना। ठीक है, चलिए लास्ट वर्ड है मिसगिविंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसगिविंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे होंगे, आप इसका अर्थ कुछ और ले रहे होंगे, तो वो आपका मिसगिविंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत समझ रहे हैं आप। तो मिसगिविंग, मिसगिविंग मीन्स होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत समझना। चलिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगले लेक्चर में इस 15 वर्ड्स का 15 सेंटेंसेस होगा, जिसमें 15 वर्ड्स आपका यूज हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आपको याद हो जाएगा, गेट बाय हार्ट हो जाएगा, हर वर्ड मीनिंग गेट बाय हार्ट हो जाएगा। चलिए अब अपना मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर पे। पहले सिस्टमेटिक वे में एक सिलेबस तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस के अनुसार ही आगे का लेक्चर होगा। चलिए पहले हम पढ़ाएंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। फिर होगा नाउन, फिर होगा प्रोनाउन, फिर होगा एडजेक्टिव, विशेषण। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, फिर संज्ञा होगा, फिर सर्वनाम होगा, फिर विशेषण होगा, उसके बाद आर्टिकल होगा। एक सिस्टमैटिक सिलेबस है, क्योंकि बिना इंग्लिश ग्रामर के आप नाउन नहीं समझ सकते हैं, बिना नाउन के प्रोनाउन नहीं समझ सकते हैं, बिना प्रोनाउन के एडजेक्टिव नहीं समझते हैं, एंड सो ऑन। एडजेक्टिव के बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स का दूसरा अर्थ होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होगा। 7th में टाइम एंड टेंस होगा। 8th में वॉइस होगा। चलिए इधर आ जाते हैं। वॉइस के बाद नरेशन, उसके बाद इन्फिनिटिव होगा, उसके बाद जेरंड होगा। रिमूवल टू इन्फिनिटिव में ही आ जाता है। चलिए जेरंड हो गया।
पार्टिसिपल लिख लीजिए, लिखना चाहें तो। जो बच्चा सब जान रहा है वो नहीं लिखेंगे। पार्टिसिपल तक हो गया है। चलिए, पार्टिसिपल के बाद एडवर्ब होगा, फिर उसके बाद कंजंक्शन होगा, लास्ट में प्रीपोजिशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर इंग्लिश ग्रामर। इसमें प्रीपोजिशन में कम से कम हम लोग 90-91 नियम पढ़ेंगे। चलिए, लिख लिए होंगे, आशा करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस समझना है। ध्यान से बने रहिए मेरे साथ, सब समझ जाएंगे। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाषा क्या है। भाषा को समझने के लिए एक गूंगे आदमी को पकड़िए। पहले गूंगे आदमी से भी सीखते हैं, देखिए कैसे सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए गूंगे आदमी से आप कुछ पूछ रहे हैं तो वो आपको जवाब कैसे देगा? इशारा से देगा। यानी उसके जवाब देने का माध्यम क्या है? इशारा है। यानी गूंगे आदमी का भाषा हो गया इशारा। कहने का मतलब यह है कि अपने हृदय के बातों को वह आप तक इशारा से पहुंचा रहा है, इशारा के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो बस उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। यानी हृदय के बातों को अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं इंग्लिश क्या है। तो देखिए, इंग्लिश पहले भी बता चुके थे जब मल ट्रीट बता रहे थे। मल मीन्स गंदा, ट्रीट मतलब व्यवहार। मल हिंदी वर्ड है, हिंदी का वर्ड इंग्लिश में आ गया, इसलिए हम लोग वहाँ पे भी डिफिनेशन दिए थे कि इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, संस्कृत हो गया, सब वर्ड इंग्लिश में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। देखिए, अब इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर एक लॉ है, नियम है, जिससे आप एक सेंटेंस को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को संगठित करने के बारे में पढ़ सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइंस कौन करता है? ये इंग्लिश ग्रामर करता है। यानी इंग्लिश ग्रामर इज ए रूल और लॉ which determine the organization of sentences and parts of speeches। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूटन थ्योरी जो हम लोग 9th या 10th में पढ़ते हैं, वहाँ पे न्यूटन थ्योरी कहता है कि अगर किसी वस्तु को, जैसे हम मार्कर को ले लिए, मार्कर को सबसे छोटे छोटे अंश में काटा जाए तो सबसे छोटा प्राप्त हुआ अंश को हम एटम कहते हैं। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश को सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जाए तो सबसे छोटा अंश को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसे में ABCDEFGHIJ जेड तक सब अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं और उससे एक अर्थ निकलता है तब उसको वर्ड्स कहते हैं, और एक से अधिक वर्ड्स को मिलाते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तब उसको सेंटेंस कहते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस को 3 भागों में बांटा जाता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य को करने वाला होता है। या हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वह भी सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं। यानी किसी के बारे में बात करते हैं या कार्य को करने वाला होता है, वह सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है? जिस शब्द से इंग्लिश सेंटेंस में कार्य करने या होने का बोध होता है, वर्ब कहलाता है। और जो शब्द कार्य से प्रभावित होता है, कार्य करने से प्रभावित होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में राम किल रावण, राम ने रावण को मारा। तो कार्य करने वाला कौन है? यहाँ पे राम है, सब्जेक्ट हो गया। किस शब्द से कार्य करने का बोध हो रहा है? किल से हो रहा है, तो वर्ब हो गया। कार्य से कौन प्रभावित हो रहा है? कौन मारा गया? रावण मारा गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहा है ना? देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया इज द वेस्ट। इंडिया इज द वेस्ट। देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? इंडिया के बारे में, तो सब्जेक्ट हो गया। इंडिया सबसे अच्छा है, इंडिया सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा होने का किस वर्ड से बोध हो रहा है? इज से हो रहा है, तो वर्ब हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भी है भी बोल सकते हैं। द वेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है, वो ही पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इतना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वी लर्न इंग्लिश। देखिए कौन कार्य कर रहा है यहाँ पे? हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, इसका ट्रांसलेशन नहीं ना हुआ, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। किसके बारे में बात हो रहा है? हम लोग के बारे में बात हो रहा है। कार्य कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। दोनों एग्जांपल इसी में आ जाता है, इसलिए यह सब्जेक्ट है। कोई एक नियम भी, कौन कार्य कर रहा है या तो किसके बारे में बात हो रहा है, दोनों में से कोई एक भी अगर मिल जाता है तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। कार्य कौन कर रहा है? सीखने का कार्य कौन कर रहा है? सीखने का कार्य कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। तो कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट हुआ ना। अब कार्य करना किससे बोध हो रहा है? लर्न से हो रहा है। सीखना एक कार्य है, तो वर्ब हो गया। कार्य से प्रभावित कौन हो रहा है? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सीखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। एक और शायद मिस हो गया है। देखिए ये नियम है, देखना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट नियम है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। बस आज का लेक्चर यहीं से, कल से नाउन स्टार्ट होगा। थैंक यू।